हेलो गाइस, वेलकम टू के एन पे एनालिसिस। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बजट इन द पार्लियामेंट। बजट इन द पार्लियामेंट ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पार्लियामेंट में पैसा। ठीक है, अगर मैं पैसे की बात करूँ तो इससे पहले मुझे आप एक चीज़ बता दो, ये जो सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट होता है, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस होता है, यानी कि जो जिस टाइप की सैलरी होती है ये कौन से शेड्यूल में आती है, कौन से शेड्यूल में आती है। पहले ये सारी चीज बता दो, शेड्यूल कौन से में आती है, पैसे से रिलेटेड सारी चीजें कौन से शेड्यूल में आती हैं, सैलरी वगैरह जो होती है। तो देखो, पैसा कितने नंबर का, शेड्यूल कौन सा, 2 नंबर, शेड्यूल कौन सा, 2 नंबर, यानी कि शेड्यूल 2 में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं बजट इन द पार्लियामेंट डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो बजट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एक और चीज बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ होने का मतलब होता है कि उसके कुछ प्रोविजंस, उसके कुछ रूल्स आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से ही बताए हुए हैं कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट दिया हुआ है आपको किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये जो बजट दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 112 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 112 यानी कि 112 नंबर के आर्टिकल में ये आपको बजट इन द पार्लियामेंट दिया हुआ है। लेकिन किस नाम से दिया हुआ है, सबसे बड़ी इंपोर्टेंट है ना कि इसके स्कूल का नाम क्या है। घर का नाम तो इसका बजट हो गया, तो इसके स्कूल का नाम यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में नाम लिखा हुआ है इसका, वो नाम लिखा हुआ है इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि आप पूरी साल के लिए कोई एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हो कि भाई ये हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने वाला है। ठीक है, बजट में आप कितनी सालों का ब्यौरा देते हो, बजट में कितनी सालों का ब्यौरा देते हो, तो बजट में जो हम देते हैं वो जो देते हैं अकाउंट ऑफ 3 इयर्स। बजट में जो हम अकाउंट देते हैं अकाउंट ऑफ 3 इयर्स, यानी कि हम 3 साल का ब्यौरा देते हैं। कैसे कैसे 3 साल का ब्यौरा देते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो बजट इन द पार्लियामेंट है, आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका नाम है, ऑफिशियल नेम है ये इसका, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नेम है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम जो है वो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट ऑफ 3 ईयर यानी कि 3 साल का आपका अकाउंट देता है। बजट इन द पार्लियामेंट का ये उद्देश्य, बजट इन द पार्लियामेंट का उद्देश्य क्या है कि आप पहले से ही सारी मिनिस्ट्रीज को, पहले से ही सारे डिपार्टमेंट्स को, पहले से ही सारी गवर्नमेंट को एक रुपया अलॉट कर दें कि भाई आपको इस रुपए के अंतर्गत ये वाला काम करना है। यानी कि एक आप बता देते हो कि देखो बजट का मतलब क्या है, बजट का क्या मतलब होता है, बजट का मतलब होता है कि मान लो आपके घर में कोई बिजनेस है, आपके घर में कोई बिजनेस है, तो आप जो बिजनेस के आधार पर अगले साल की चर्चा करोगे वो पिछले साल को देख के करोगे कि इस बार इतना था तो अगली बार इतना हो सकता है, ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और उससे अगले साल इस साल क्या है वो भी आप देखोगे ही, है ना। और ये जो बजट है, एक और चीज समझ लो, बजट की जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से हमारी नई फाइनेंशियल ईयर शुरू होती है और 31 मार्च को जाके हमारी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाती है। बजट जो है इस समय पार्लियामेंट में जो पेश किया जाता है वो मोदी गवर्नमेंट के बाद 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है, अगस्त 2016 से। ठीक है, जो बजट है वो 1 फरवरी को अब पेश किया जाने लगा है, या जो उसके बाद का वर्किंग डे होता है, यानी कि जनवरी के बाद जो सबसे पहला वर्किंग डे होगा 31 जनवरी के बाद, उसमें आपका बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, लिख लो फर्स्ट वर्किंग डे फरवरी या फर्स्ट वर्किंग डे इन फेब। ठीक है, यानी कि फरवरी महीने के जो आपका फर्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन आपका ये बजट पेश किया जाने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। हम बात कर लेते हैं जो मैं ये बोला था अकाउंट ऑफ 3 साल, यानी कि 3 साल का अकाउंट आपको कैसे कैसे देता है, इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये चलते 2022 है ना, अब मान लो आपका बजट आना है 1 फरवरी 2022 को, बजट जो आना है 1 फरवरी 2022 को। ठीक है, ये कौन सी साल है, 2022 का मतलब क्या हुआ होगा, 2021-22। आने वाली साल कौन सी होने वाली है,
2022-23 पिछली साल कौन सी रही होगी? 2020-21 3 साल रही होंगी, 3 साल रही होंगी। ठीक है, दो चीजें आती हैं इसमें, दो चीजें आती हैं इसमें, क्या क्या? दो चीजें तो आएंगी, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, है ना? दो चीजें आएंगी, पैसा आएगा या पैसा जाएगा, यानी कि रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, पैसा आना, पैसा जाना, पैसा आना, पैसा जाना, पैसा आना, पैसा जाना, ये सारी चीजें हो गई। अब जो आपकी पिछले साल का है 2020-21 का है, उसमें आपको सच में पता पड़ गई होगी कि हमारे पास कितना पैसा आया और हमसे कितना पैसा गया। पता पड़ गई होगी कि नहीं पता पड़ गई होगी पिछले साल का, यानी कि सच में एक्चुअल में पता पड़ गई होगी। तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल रिसिप्ट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अब जो आप बजट पेश कर रहे हो इस वाली साल में, वो कर रहे हो 1 फरवरी 2022 को। साल खत्म होगी आपकी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर खत्म होगी आपकी 31 मार्च को। तो यानी कि आप 3 महीने का एडवांस में एस्टिमेट बना सकते हो कि भाई हो सकता है हम इतने पे पहुंच जाए, हो सकता है इतना खर्चा हो जाए, हो सकता है इतनी इनकम हो जाए। तो उसे क्या बोल दोगे आप? एस्टिमेटेड। क्या बोल दोगे उसे? एस्टिमेटेड। क्लियर हुई दो चीजें? पिछले साल का एक्चुअल, इस साल का एस्टिमेटेड। अब अगली साल के लिए क्या करते हैं कि जब आप फ्यूचर में कुछ करने वाले प्रपोज करोगे किसी को, ठीक है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाता है? प्रपोज्ड रिसिप्ट, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी प्रपोज करने का क्या मतलब होता है कि आप उससे अपने भविष्य के बारे में बताने वाले हो कि मेरा भविष्य तेरे साथ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि जो प्रपोज है वो आपका फ्यूचर है, जो एक्चुअल है वो आपका पास्ट है, एस्टिमेटेड आपका वर्तमान है। ठीक है, आप वर्तमान में सोचते हो ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, हुआ क्या वो आपको एक्चुअल यानी कि पास्ट से पता होता है, क्या होने वाला है वो आपको प्रपोजल से पता होता है। ठीक है, प्रपोज्ड है ना, डी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 3 साल का ब्यौरा हुआ कि नहीं हुआ? 2022-21 ईयर का, 2021-22 ईयर का, 2022-23 ईयर का। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो बजट है वो हमें 3 साल का ब्यौरा देता है, पिछली साल का, वर्तमान साल का, आने वाली साल का। ठीक है, ये हुई थी एक बजट की ब्रॉड लाइन। अब इस बजट को हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बजट की बात करूं तो इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया मैं, इसमें बजट जो पेश किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। बताऊंगा फिर अभी। बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। तो मैं क्या बता रहा था आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं क्या कह रहा था, यानी जो संवैधानिक इसके रूल हैं, ठीक है, संवैधानिक जो प्रोसीजर हैं, वो संवैधानिक प्रोसीजर ये हैं इसके कि मतलब हम पिछली वीडियो में उसे डिस्कस कर चुके हैं। संवैधानिक प्रोसीजर का मतलब क्या है? जैसे कि आप मनी बिल लोकसभा में ही ले जा सकते हो, राज्यसभा में नहीं ले जा सकते। आप फाइनेंशियल बिल बन जो है वो लोकसभा में ले जा सकते हो, राज्यसभा में नहीं ले जा सकते। यानी कि आप ऑर्डिनरी जो बिल है वो इसे ले जा सकते हो दोनों में। या बजट के बारे में मैं और बात करूं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें ले जा सकते हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसमें ये बोरिंग टैक्स आती है। यानी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसे हम पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, खाली यही चीज नहीं, आपको बहुत सारी चीजें इंटरलिंक मिल जाएंगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो को। और अब बात आएगी तो फिर केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक बात है ना कि बात चले तो दूर तक तो जाएगी। ठीक है, तो केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। देखो, जो मैं आपको मेन बात बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ, बजट पार्लियामेंट में कैसे पेश होता है। आर्टिकल तो मैंने आपको बता दिया, 112 आर्टिकल में आता है। ठीक है,
पार्लियामेंट में कैसे पेश होता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कौन प्रेजेंट करता है, कौन स्पीच देता है, कैसे पास होता है, कब पास किया जाता है, कहाँ पास किया जाता है, कौन वोटिंग करता है, कौन वोटिंग नहीं करता, कैसे वोटिंग होती है, कैसे वोटिंग नहीं होती, लोकसभा की क्या पावर है, राज्यसभा की क्या पावर है, ये सारी चीजें हम बजट वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज है 1 फरवरी, आज है 1 फरवरी 2022। क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर अच्छी सी साड़ी पहन के आएंगी, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी क्या करेंगी, आके वो लोकसभा में आएंगी, लोकसभा में आएंगी, लोकसभा में आके क्या करेंगी, प्रेजेंट द बजट, क्या करेंगी, बजट को पेश करेंगी कि नहीं करेंगी बताओ। यानी कि निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को आएंगी और उस बजट को पेश करेंगी कहाँ पे, लोकसभा में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब वो बजट को पेश कर देंगी तो अब एक और चीज समझ लो, पहले क्या होता था 2016 से पहले, अगस्त 2016 से पहले सन 1921 में कमेटी थी, एकवर्थ कमेटी, उसने रिकमेंड किया था कि आप रेल बजट को और जनरल बजट जो उसे अलग अलग कर दो। उस टाइम रेल बजट को जो अलग किया था उसके बहुत सारे, हालांकि लक्ष्मीकांत वगैरह बुक्स में बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं कि भाई उस टाइम ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, या उस टाइम अलग करना जरूरी था क्योंकि ये दोनों एक्सपेंडिचर अलग थे, इसके चार्ज एक्सपेंडिचर अलग थे दोनों के, बहुत सारे रीजन दिए हुए। पता है इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, कि उस टाइम गवर्नमेंट की इंडियन कंपनी एक ही थी जिसमें गवर्नमेंट को कुछ फायदा हो सकता था, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम खाली रेलवे ही एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया था, उसे वो इंडस्ट्री के रूप में इस्तेमाल करते थे, ना कि पब्लिक के सर्विस के रूप में, है ना। तो उन्होंने एज ए इंडस्ट्री लिया और एज ए स्पेशल इंडस्ट्री लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय वर्चस्व इतना नहीं रहा, वर्चस्व तो रहा था लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अलग चल रही थी और उन्होंने इंडिया की कंपनी मान लीजिए, रेलवे को इंडिया की कंपनी माना और ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने जनरल बजट माना। ठीक है, तो ये जो रीजन थे, एकवर्थ कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन किया था 1921 में, ये अलग हुआ था। लेकिन अगस्त 2016 में अब बजट एक ही आता है। अब जो बजट है वो सिंगल बजट है, अगस्त 2016 से सिंगल बजट ही आता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। हाँ जी, लोकसभा में बजट प्रेजेंट किया गया, अच्छी साड़ी वाड़ी पहन के आएंगी। इससे पहले एक सेरेमनी होती थी, हलवा सेरेमनी, हलवा सेरेमनी। ठीक है, अब ये जो हलवा सेरेमनी है ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेरेमनी नहीं है, आप इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा। यानी कि ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ कि आपको हलवा सेरेमनी फॉलो करनी ही है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि लास्ट बजट में हमने हलवा सेरेमनी फॉलो नहीं की, हमने हलवा बना के नहीं खाया। ठीक है, ये इसलिए होता है कि बजट है भाई, आप मतलब इतना पैसा वैसा लेके आ रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें बजट की होती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, यानी कि हलवा सेरेमनी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बात है वो लोकसभा से शुरू होती है, प्रेजेंट द बजट। बजट प्रेजेंट करने का मतलब क्या है, बजट प्रेजेंट करने का मतलब ये है, शादी करवा दें यार, है ना। बजट प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि, हाँ, बजट प्रेजेंट करने का मतलब है कि आप सादा लिख के लाओगे कि भाई इस हम इसको इतना देने वाले हैं, इसको इतना देने वाले हैं, इस सेक्टर को इतना देने वाले हैं, इस सेक्टर को इतना देने वाले हैं, इस सेक्टर को इतना देने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, हलवा सेरेमनी से भी पहले एक काम होता है बजट के लिए। आपको क्या लगता है कि बजट जनवरी में शुरू हुआ, फरवरी में सामने आ गए? नहीं, बजट पूरी साल चलता रहता है। नवंबर में हर एक मिनिस्ट्री, नवंबर में हर एक मिनिस्ट्री अपनी डिमांड करती है कि हमको इतना पैसा चाहिए। यानी कि डिमांड बाय मिनिस्ट्री, डिमांड बाय मिनिस्ट्री, यानी कि नवंबर में हर एक मिनिस्ट्री डिमांड करेगी कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए, वो बजट में इंक्लूड होगा। लोकसभा में निर्मला सीतारमण जी आएंगी, बजट के बारे में अब क्या करेंगी, स्पीच देंगी। अब बजट के बारे में क्या करेंगी, स्पीच देंगी, और उसका नाम क्या रख देते हैं हम,
बजट स्पीच, उसका नाम क्या रख देते हैं हम, बजट स्पीच। बजट स्पीच कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्टर। बजट स्पीच कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन जो इसके पहले की स्पीच होती है, जब साल की शुरुआत होती है तो बजट सेशन शुरू होता है। साल का जो सबसे पहला सेशन है बजट सेशन होता है, सबसे पहले दिन आप बजट ले आते हो। लेकिन उससे पहले दिन जो स्पीच देती है वो कौन देते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपको साल की शुरुआत में स्पीच देते हैं। लेकिन बजट स्पीच जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बजट स्पीच किसके द्वारा दी जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बजट स्पीच में बोला क्या जाता होगा, बजट स्पीच में बोला क्या जाता होगा, यही बोला जाता है ना कि भाई हमने ये किया, हम ये करने वाले हैं, ऐसा करेंगे, इसके लिए हमने इतना पैसा दे दिया, बोलो तुम्हें कितना चाहिए, है ना। यानी कि पैसा अपनी एक स्वर्णिम गाथा गाई जाती है कि हमने बजट स्पीच में ये किया है। बजट स्पीच किसके द्वारा दी जाती है, निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब देखो, जब वो बजट स्पीच दे देंगे तो कुछ डिस्कशन भी होगा। स्पीच देने के बाद अगर आप 4 लोग हो तो डिस्कशन करोगे। यानी कि जो इसकी अगली प्रोसेस होती है उसका नाम दे देते हैं हम जनरल डिस्कशन। अब जैसे मेरी शादी हुई तो हम स्कूल पहले हम चलाते थे वहां पे, इसका क्या नाम दे देते हैं हम, जनरल डिस्कशन। देखो अब जनरल डिस्कशन का मतलब क्या है, जनरल डिस्कशन जो है वो दोनों हाउसेस में होता है। जनरल डिस्कशन, देखो एक और चीज बता दो, ये जो बजट स्पीच होती है ना ये भी दोनों हाउसेस में होती है। ये जो बजट स्पीच होती है ये भी दोनों हाउसेस में होती है, ठीक है। पहले बजट लोकसभा के सामने पेश किया जाता है, फिर वही बजट जो है वो राज्यसभा में भी जाता है। पहले लोकसभा, इसमें एक और टर्म इंक्लूड कर लेना यहाँ पे, इन बोथ राज्यसभा, ये दोनों चीज जो है वो राज्यसभा में भी होती है। इन राज्यसभा एल्सो, इन राज्यसभा एल्सो, यानी ये दोनों चीजें राज्यसभा में भी होती हैं। जनरल डिस्कशन भी दोनों में होता है, तीनों कर लो ना इससे, है ना। जनरल डिस्कशन भी राज्यसभा में होता है, ठीक है। जनरल डिस्कशन का मतलब क्या है, जनरल डिस्कशन का मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दी, उनको भी खुद कुछ नहीं पता, जैसे हमारे नेता होते हैं, उन्होंने भी पढ़ पढ़ा के स्पीच तो दे दी, लिखवा के लाई थी, वो स्पीच उन्होंने दे दी। अब उसके बाद जिसको जितना समझ आया, ठीक है, जिसको जितना समझ आया वो उस बात पे बात करेगा। यानी कि जैसे हमारे भारत की सीमा कितनी लंबी होनी चाहिए, ठीक है, तो लेकिन वो पार्लियामेंट की बहस किस बात पे चली जाती है कि जो सीमा है वो कितनी लंबी है, तो इस टाइप का भी डिस्कशन हो जाता है। इस टाइप को बोल देते हैं जनरल डिस्कशन। यानी कि बुलेट तो जाने दो यहाँ, यानी कि जो आपका जनरल डिस्कशन होगा, जितना आपके एमपीज को समझ आया कि आपने क्या बोला है, वो उस आधार पे एक डिस्कशन रख लेते हैं और उसको नाम दिया हुआ है हमने जनरल डिस्कशन। समझे कि नहीं समझे जनरल डिस्कशन, बताओ यहाँ तक, ठीक है। जनरल डिस्कशन समझे कि नहीं समझे। जनरल डिस्कशन के दौरान कोई आप हरकत नहीं करोगे, हरकत का मतलब है कोई कट मोशन नहीं लगाओगे, कोई आप इस पे वोटिंग नहीं करोगे, कोई आप इस पे पॉलिसी कट मोशन नहीं लगाओगे, सारी चीज जो है वो आप ऐसी हरकत नहीं करोगे। जनरल डिस्कशन का मतलब यही है कि बस आप चुपचाप देखोगे कि क्या होना है, कैसे होना चाहिए था, आप बस जूता चप्पल फेंकोगे, जनरल डिस्कशन है, ठीक है। अगली प्रोसेस पे जाएंगे। जनरल डिस्कशन तक कोई प्रॉब्लम हुई, यहां तक समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। जनरल डिस्कशन में क्या होता है कि जनरल डिस्कशन जब आप कर रहे हो तो कोई तो पढ़ा लिखा मिनिस्टर होगा, शशि थरूर, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, शशि थरूर साहब जैसा, है ना। तो शशि थरूर साहब जैसा क्या करेगा, उन्होंने उनको आती होगी थोड़ी सी इकोनॉमी, या मनमोहन सिंह जैसे होंगे। अब वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे बहुत लंबा चौड़ा, मतलब बहुत डिटेल में जाके, है ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बहुत डिटेल में जाके और बोलेंगे क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंसर दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जनरल डिस्कशन में जो आंसर दिया जाता है, लास्ट में आंसर जो दिया जाता है हर एक क्वेश्चन का, वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा आंसर दिया जाता है। वो जो आंसर दिया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा आपको आंसर दिया जाता है हर एक जनरल डिस्कशन के बाद। अब जिसको जितना समझ आ गया उसने उतना पूछ लिया, जिसने जितना पूछ लिया उसका आंसर फाइनेंस मिनिस्टर ने दे दिया, आप संतुष्ट हो ना हो। लेकिन अब देखो हर एक मेंबर को ना तो बिल समझ में आया, कुछ तो सत्ता वाले भी ऐसे हैं ना, वो बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेज को थपथपाएंगे, इससे समझ में तो उनको भी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो क्या काम करेंगे, वो बोलेंगे देखो जी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर से बोलेंगे देखो भाई समझ में मुझे भी ना आया, ठीक है, मुझे नहीं पता बजट अच्छा है कि बुरा है। हाँ वो बात अलग है कि बजट से पहले ट्वीट टाइप होते हैं सबके, वो ट्वीट लिख देते हैं बहुत बेकार बजट है, घटिया बजट, इससे घटिया बजट कभी आया ही नहीं,
किसानों के लिए कुछ है ही नहीं, मजदूरों के लिए कुछ है ही नहीं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई, बताओ क्या बजट है ये। सत्ता क्या बोलेगी, ऐसा बजट तो जिंदगी में था ही नहीं, सबसे स्वर्णिम इतिहास वाला बजट, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें होती है वो किसमें होती है, जनरल डिस्कशन में, जनरल डिस्कशन में, ठीक है। अब उसके बाद बजट किसी को समझ नहीं आता, तो यानी कि अब जो आप बजट को भेजोगे वो किसके पास भेजोगे, अब जो आप बजट को भेज दोगे वो भेज दोगे डिपार्टमेंटल कमेटीज के पास, स्क्रूटिनी बाय स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी। डिपार्टमेंटल कमेटी जो है वो टोटल नंबर में 24 हैं। डिपार्टमेंटल कमेटी जो टोटल नंबर में कितनी है, 24 है। इस चीज को आप नोटिस कर लीजिएगा, टोटल डिपार्टमेंटल कमेटी। हालांकि जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री जैसे होम मिनिस्ट्री होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, उनको हमने एक एक कमेटी दे दिया, पूरी डिपार्टमेंट दे दिया है, बाकी में 2-2 3-3 हमने कॉम्बिनेशन कर दिया, लेकिन टोटल जो संख्या है वो 24 पे पहुंच गई है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल कमेटी कितनी है, 24 है ना। अगर इसके बाद हम बात करें डिपार्टमेंटल कमेटी पे, जब ये पहुंच जाएगा तो जो स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम है, डिपार्टमेंटल कमेटी सिस्टम है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ था, ये भी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अनुसार बनाया गया, तो पार्लियामेंट्री रूल्स में आ गया, 1993 में ये बनाया गया था, ठीक है। अब वो डिपार्टमेंटल कमेटी अपनी पूरी स्क्रूटिनी करेगी, उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करेगी, उसमें कुछ अपनी रिकमेंडेशन देगी। अब वो जो डिपार्टमेंटल कमेटी की जो चीजें हैं, ठीक है, ये चीज चल रही है अभी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे, यहाँ पे वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, अभी वो चीजें चल रही हैं। डिमांड्स ऑफ ग्रांट क्या होता है पता है, जो नवंबर में है मिनिस्ट्री ने डिमांड करी थी, इसे ही हम बोलते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट्स, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। यानी कि जो है मिनिस्ट्री ने डिमांड करी थी ना नवंबर में, जो मैंने आपको बताया था, अब वो जो वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट है वो यहाँ पे चलनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब उस पर वोटिंग शुरू हो गई है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हर एक मिनिस्ट्री बोल दिया हमको इतना पैसा चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल दिया अरे भैया मेरे पास तो फाइनेंस है सबसे ज्यादा, तो मुझे दे दो, है ना। जो डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं चाइना से युद्ध होने वाला, पाकिस्तान से युद्ध होने वाला, सबसे ज्यादा मुझे दो, ठीक है। ये सारी चीजें सब अपनी नई नई पॉलिसी बता दें कि मेरी ये वाली पॉलिसी होने वाली है इस बार, जो भारत का गरीब है गरीबी हटा दूंगा साहब, भारत में एक भी गरीब नहीं रहेगा, है ना। इस टाइप की जो पॉलिसी आती है, ठीक है। अब वो हर एक मिनिस्ट्री अपने लिए अलग अलग रुपए मांग रही होगी। अब उस मिनिस्ट्री पे जो डिमांड वोटिंग होगी वो होगी पार्लियामेंट के द्वारा, और ये जो वोटिंग होगी ये खाली लोकसभा में होगी, ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा। यानी कि वोटिंग किसमें होगी, खाली लोकसभा में, ठीक है। देखो जितने अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतने अच्छे से मैं खुद नहीं पढ़ा, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। बताता एक एक चीज बता रहा हूँ भाई, एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी ना जो इसमें आपको लगेगी कि भाई ये छोड़ दी इसने, ये मतलब हवा में उड़ा दी, ठीक है। और बजट भी समझ आ जाएगा कि बजट किस टाइप से पेश किया जाता है। बजट का इंपोर्टेंट क्या है, बजट का इंपोर्टेंट आपसे वो पूछ लेंगे कि मान लो ये जो वोटिंग और डिमांड ऑफ ग्रांट लोकसभा में होती है, राज्यसभा में आपसे वो ऑप्शन दे देंगे होती है पार्लियामेंट में, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जबकि मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया ओनली इन लोकसभा, यानी कि वोटिंग जो होगी वो किस में होगी, लोकसभा में। ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहीं से आप एक नंबर ले जाओगे, ठीक है। आप नहीं देखोगे नहीं ले पाओगे, ये आपकी इच्छा है ना। बाकी जाने वाले को कौन रोक पाया, आने वाले को कौन रोक पाया, ठीक है ना। कई चीजें चलती रहती हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अब देखो वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स चल रही है, अब क्या होगा, आप मान लो आपके घर में गए आप अपने पिताजी के पास, बोले जी मुझे 2 लाख रुपए, पिताजी बहुत अमीर है कोई दिक्कत नहीं है ना, बोले मुझे 2 लाख रुपए दो, बोले मुझे 2 लाख रुपए दो। उन्होंने पूछा किस लिए, आपके भाई की शादी है। उन्होंने बोले भाई की शादी है, ऐसा कार्यक्रम करूंगा जो पहले कभी नहीं हुआ, ना मोहल्ले में ना शहर में। पिताजी चक्कर में पड़े करने क्या वाला है, बोले करेगा क्या ये बता। बोला मदिरा सेवन, मदिरा सेवन, मदिरा सेवन करूंगा जी, सबको कराऊंगा खुद भी करूंगा। पैसे तो हैं पिताजी के पास, है ना, पैसे 2 लाख भी बड़े आराम से दे सकते हैं, 2 लाख देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो पर्पज है, ये जो पर्पज है मदिरा सेवन, ये सही नहीं है। ये जो पर्पज है मदिरा सेवन वाला, ये पर्पज आपका सही नहीं है। सेम चीज होती है लोकसभा में, आपकी मिनिस्ट्री ने डिमांड करी कि भाई मुझे इतना पैसा दो, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऐसा भी तो हो सकती है गलत डिमांड कर ले,
मिनिस्ट्री ऐसा भी तो हो सकती है कि फर्जी डिमांड कर ले। फर्जी का मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट को पसंद ना आए ऐसी डिमांड कर ले। तो यहाँ पे हमने 3 पॉलिसी कट मोशन लगा दिए, 3 कट मोशन लगा दिए। कट मोशन का मतलब क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ने डिमांड करी है उसमें से आप कुछ पैसा काट लोगे, उसमें से आप कुछ पैसा काट लोगे। तो यहाँ पे लग जाते हैं, जब ये लोकसभा में बात चल रही होती है वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट से पहले, इस पे क्या होता है 3 मोशन लगते हैं। अगर आपको पॉलिसी पसंद ना आए तो 3 कट मोशन लगते हैं। 3 पहला होता है पॉलिसी कट मोशन। पहला होता है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में क्या है, आपको लगा कि हमें तो ये पॉलिसी समझ में नहीं आई, घटिया पॉलिसी है, इससे घटिया पॉलिसी तो मैंने देखी, ये तो हमें पॉलिसी समझ में नहीं आई, सबसे घटिया पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी तो हमने देखी ही नहीं। तो क्या करेंगे पार्लियामेंट, वो एक रिजोल्यूशन लेके आएंगे, रिजोल्यूशन लेके आएंगे और बोलेंगे कि इस मिनिस्ट्री में जितना पैसा मांगा गया है, मान लो 200 करोड़ मांगा उन्होंने, तो बोलेंगे हम आपको 200 करोड़ नहीं देंगे, हम आपको कितना देंगे, 1 रुपया। हम आपको कितना देंगे, देखो हम मिनिस्टर तो आपकी इज्जत रख लेते हैं, हम आपको देंगे 1 रुपया। ठीक है, हमें पॉलिसी पसंद ही नहीं आई, हम आपको 200 करोड़ देने को तैयार नहीं है, हम आपको कितना देंगे 1 रुपया। ठीक है, प्लस प्लस अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहें तो वो आपको कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी बता सकते हैं, अल्टरनेटिव पॉलिसी बता सकते हैं, लेकिन ये वाली जो पॉलिसी है वो आपकी काम नहीं करेगी। पॉलिसी कट का मतलब क्या है, पॉलिसी कट। ठीक है, अब ये पॉलिसी आपका काम नहीं करेगी। ज्यादातर जो कट मोशन है वो अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाए जाते हैं, ज्यादातर जो कट मोशन है वो अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाए जाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि भाई जो सत्ता पक्ष के उनको तो सब अच्छा ही अच्छा लगेगा, अपोजिशन पार्टी को लगेगा कि ये क्या घटिया पॉलिसी लेके आए हो। अपोजिशन पार्टी ने अगर पॉलिसी कट मोशन पास करा ली, चीज समझिएगा, अगर अपोजिशन पार्टी ने पॉलिसी कट मोशन पास करा ली तो इसका मतलब क्या है, पॉलिसी कट मोशन पास कराने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पे मेजोरिटी कहीं ना कहीं डाउट में है, गवर्नमेंट के लोग भी चाहते थे कि पॉलिसी खराब है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो सकता है, अपोजिशन तुरंत की तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके सरकार को गिरा सकता है, अपोजिशन तुरंत की तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके सरकार को गिरा सकता है। पहली कट मोशन समझ में आई, पॉलिसी कट मोशन, पहला कंप्लीट। आप जो पॉलिसी है 200 करोड़ मांगे, 400 करोड़ मांगे, आप उसमें 1 रुपए पे ले आओगे, आप उसे 1 रुपए पे ले आओगे, ध्यान से समझना, 1 रुपया भी एक और बार आएगा। ठीक है, आप उसे 1 रुपए पे ले आओगे, बोलोगे तेरे 200 करोड़ खत्म, तू 1 रुपया ले, तू खुश रह। ठीक है, हमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं चाहिए। और अगर ये पास हो जाए तो गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है अपोजिशन गवर्नमेंट, अपोजिशन जो है। ठीक है, अपोजिशन पार्टी। समझ आई कि नहीं आई, पॉलिसी कट मोशन समझ आया कि नहीं आया। दूसरी चीजें डिस्कस कर लेंगे अब। एक कट मोशन क्लियर हुआ, पॉलिसी कट मोशन। 3 कट मोशन बताएं। यार बच्चे रोते हैं, कितना मजा आता है। पूरे दिन रखा देंगे और कभी दिया तो ऐसा ग्रुप दे देंगे, एक दिन जो होते हैं घंटे का तो एक दिन बता देंगे कि क्या है सिस्टम में बुराई का। देखो आपने पिताजी से मांगे थे 2 लाख रुपए, उन्होंने बोली चल बेटा ठीक है, मतलब मैंने बताया रुपए की कमी नहीं है, बोले हाँ ठीक है तुझे 2 लाख दे दूंगा, चाहिए किस लिए। आपने 2 चीजें बता दी, बोले पिताजी भैया की शादी है, 1 लाख रुपए तो मुझे मंदिर में दान करने हैं। पिताजी बहुत खुश है, अरे वाह वाह, पीठ थपथपाई आपकी 2 बार, है ना, अरे वाह मजा आ गया, 1 लाख रुपए मंदिर में दान, ठीक है बेटा जा, है ना। अब बोले हाँ वो 1 लाख रुपए बच्चे वो किस लिए चाहिए, बोला जी वो मदिरा सेवन, वो शराब के लिए चाहिए। पिताजी ने कान पे खींच के मारा। तो यानी कि पिताजी को आपकी आधी पॉलिसी तो अच्छी लगी और आधी पॉलिसी घटिया लगी, यही हुआ ना। मंदिर वाली पॉलिसी अच्छी लगी, बोले वाह ले जाए 1 लाख रुपए, भाई साहब निकाल के दे दी है। आधी पॉलिसी 1 लाख रुपए वाली जो मदिरा सेवन वाली है दे ही नहीं रहे। यानी कि ऐसी भी तो पॉलिसी हो सकती है, ऐसी भी तो आपकी कोई पॉलिसी हो सकती है जिसमें आपको कुछ पार्ट तो अच्छे लगे लेकिन कुछ पार्ट आपको अच्छे ही ना लगे, कुछ पार्ट आपको पसंद ना आए। हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ऐसी पॉलिसी में आप उस जो अमाउंट होता है उसे कुछ टोकन मनी से कम कर देते हो, अमाउंट डिडक्टेड, रिड्यूस लिखना, डिडक्टेड क्या
टोकन मनी कितने के हो सकते हैं? 200 करोड़ है, तो हो सकता है कि आप उसमें से 1 करोड़ उठा लो, 2 करोड़ उठा लो, 100 करोड़ उठा लो। टोकन मनी डिफाइंड नहीं होती। टोकन मनी इतना होता है कि आपको ये जो चीज है ये कम करनी है, ठीक है। हाँ सॉरी, वो जो टोकन मनी होती है ना वो 100 रुपये होती है। टोकन मनी जो होती है वो 100 रुपये होती है, इस चीज को ध्यान रखना है ना। टोकन कट मोशन में क्या होता है, जो आपकी टोकन मनी होती है वो 100 रुपये होती है, ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। टोकन मनी 100 रुपये का मतलब क्या है कि आपकी जो पॉलिसी 200 करोड़ की थी, आप उसमें से 100 रुपये कम कर सकते हो। इसे थोड़ा सा मतलब दोबारा से कर लो। टोकन कट मोशन का मतलब क्या है कि आपको पॉलिसी समझ नहीं आई, आपने बोला कि इसमें ये वाली चीज बेकार है, आपको अपना बस सपोजिशन जताना है, आपने क्या करा, उस पॉलिसी में से 100 रुपये काट लिए। इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ दुख था उस पॉलिसी में। पॉलिसी अच्छी थी लेकिन एक आध स्टेटमेंट ऐसा था जो आपको पसंद नहीं आया था, ठीक है। तो उसमें से आपने 100 रुपये काट लिए, उसे क्या बोल देंगे हम? टोकन कट मोशन, ठीक है। जो इसकी लास्ट होती है वो होती है इकोनॉमी कट मोशन। हाँ जी, ठीक है। अब इकोनॉमी कट मोशन का मतलब क्या है? इकोनॉमी कट मोशन का मतलब है कि आपको कोई पॉलिसी समझ नहीं आती, ठीक है। सेम रीजन वही है। टोकन कट मोशन में क्या है, आपको बस थोड़ा सा दुख था। इकोनॉमी कट मोशन में क्या है, आपको ज्यादा दुख है तो आप ज्यादा रुपए काट लोगे। टोकन कट मोशन में आप खाली 100 रुपए काटोगे, थोड़े से दुख है। इकोनॉमी कट मोशन में आप ज्यादा रुपए काट लोगे। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। टोकन कट मोशन में, इकोनॉमी कट मोशन में। जो पॉलिसी कट मोशन होती है उनकी जो शर्त होती है वो ये होती है, यूनियन गवर्नमेंट के एक ये यूनियन गवर्नमेंट का ही मुद्दा होना चाहिए, कोई केस वेस नहीं चलना चाहिए, सिंगल डिमांड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 3-4 मिनिस्ट्री को मिला के, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो पॉलिसी कट मोशन के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। उस आधार पे हम पॉलिसी कट मोशन डिराइव कर लेते हैं। 3 मोशन समझ में आ गई ना। सबसे पहली मोशन क्या थी, बताओ जल्दी से। जो सबसे पहली मोशन थी वो थी आपकी क्या? पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन का मतलब पूरी पॉलिसी उड़ा सो 1 रुपए पे ले आओ। दूसरी जो आपकी कट मोशन थी वो क्या थी? इकोनॉमी टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन का मतलब है कि आपको पॉलिसी में थोड़ा सा दुख है, आप उस पॉलिसी को 100 रुपए कम कर दो। उस पॉलिसी में से 200 करोड़ की है तो आप उसे 199 करोड़ या 100 रुपए कम कर लो, जितने भी बैठे 199 करोड़ 99 लाख 99,900 है ना, इतनी बैठेंगे सर, ठीक है। तो यानी जितने भी रुपए बैठे आप उसमें मान लो 500 रुपए की पॉलिसी दे रहे हो या आप उसमें 400 रुपए कर लो, ठीक है। 500 करोड़ 500 करोड़ फिर बेकार हो जाएगा। 500 रुपए की पॉलिसी आप उसमें 400 कर लो, यानी 100 रुपए से उसे कम कर दो। इकोनॉमी कट मोशन, अगर 500 की पॉलिसी आप उसमें से 200 300 400 500 जितने घटाने चाहो उतने घटा लो। अधिकार किसका? पार्लियामेंट का। अधिकार किसका? लाता कौन है? से ज्यादातर अपोजिशन पार्टी लेके आती है ज्यादातर, ठीक है। हाँ जी, कट मोशन समझ में आ गई। वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट समझ आ गई। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट पे बात चल रही थी, ठीक है। तो ये जो वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट होगी, ये यानी कि ये इसके लिए आपको टोटल दिन कितने मिलेंगे? टोटल दिन जो मिलेंगे आप कुछ भी कर लो, 26 दिन। टोटल दिन कितने मिलने वाले हैं आपको इसके? 26 दिन। और लास्ट दिन आप क्या करा लोगे? इसकी वोटिंग। अगर वोटिंग पास हो गई, वोटिंग में आप सक्सेस हो गए, वोटिंग में आपको ज्यादा मत मिल गए, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इतना रुपया अलॉट हो जाएगा, उस मिनिस्ट्री को इतना रुपया अलॉट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझे कि नहीं समझे? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देखो ये था पहला, चौथा, पांचवा, छठा स्टेप देखते हैं क्या होता है। वोटिंग हो गई है।
इसको पैसा मिलेगा, अभी पैसा मिला नहीं है, शर्त हुई है कि पैसा तुम्हें मिल जाएगा इतना, ठीक है, मिनिस्ट्री के पास। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन बिल समझा देता हूँ पहले मैं। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है कि मान लो, देखो तारीख कितनी है आज, बजट जो है वो 31 मार्च तक के लिए है। बजट जो है आपका पिछले साल का 31 मार्च तक, जिस आप मान लो 1 फरवरी 2022 में बजट पेश कर दो, तो बजट लागू कब से होगा? बजट लागू होगा 1 अप्रैल से। बजट लागू होगा 1 अप्रैल से, यानी पिछला बजट कब तक रहा होगा? 31 मार्च 2022 तक। लेकिन जब आप इस बजट को पास करोगे तो आपको पास करते करते हो सकता है इतना टाइम लग जाए कि वो बजट मई में पहुंच जाए, वो बजट मई में पहुंच जाए, मई 2022 तक वो काम चलता रहे, उस पर वो पास हो, रुपए अलॉट हो। तो यानी अब आपके बीच में 2 महीने बचेंगे, आपको 1 अप्रैल से लेकर मई तक का बीच का 1 महीने का टाइम बचेगा। 1 महीने के जो बीच का टाइम बचा उसके लिए पैसे कहाँ से लेके आओगे आप? उसके लिए पैसे कहाँ से लेके आओगे आप? 2 महीने हो गए, 1 महीने नहीं 2 महीने हो गए, 2 महीने के लिए आप पैसे कहाँ से लेके आओगे? अभी बजट पास नहीं हुआ है, फाइनली पास नहीं हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। मई तक अभी बजट की प्रोसीडिंग चल रही है, बजट अभी अलॉट नहीं हुआ है। मार्च में पिछला बजट खत्म हो गया, आपके 2 महीने बचते हैं, अप्रैल और मई, कहाँ से लेके आओगे बजट? तो ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है, पार्लियामेंट क्या काम करता है कि आपका जितना बजट का आपने जो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर बताया है, मान लो कि भाई हम 500 करोड़ खर्च करने वाले हैं, तो 500 करोड़ का 1/6, 500 करोड़ का 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट आपको 2 महीने के लिए खर्च करने के लिए दे देता है। 1/6 पार्ट आपको बोल देगा कि आप अप्रैल और मई में टोटल बजट का जो हम प्रपोज किया है उसका 1/6 हिस्सा खर्च कर लो। हिसाब किताब हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है, हिसाब किताब बाद में समझ लेंगे। 1/6 हिस्सा है, 2 महीने के लिए है, जब तक बजट पास नहीं होता जब तक आप इसे खर्च कर लो, ठीक है। समझ आई ये चीज? नहीं आई? बड़ी इजी चीज थी। तो पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल यहाँ पे हो जाता है, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल यहाँ पे हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। और इस पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल का नाम जो दिया हुआ है, वो जो नाम दिया हुआ है, इसमें नाम दिया हुआ है इसे वोट ऑन अकाउंट। इसका नाम क्या दिया हुआ है हमने? वोट ऑन अकाउंट्स, ठीक है। समझ आ गई चीजें? यहाँ तक सारी चीजें पास होती जा रही है, पास होती जा रही है, पास होती जा रही है। एक और चीज बच गई जो पास करानी है अभी आपको, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल पास कराना पड़ेगा, तो फाइनेंस बिल लास्ट स्टेज में पास हो जाता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं, हाँ बस इतना है कि ये जो चीज है फाइनेंस बिल है, ये आपका 75 डेज में पास होना चाहिए, आपका 75 डेज में पास होना चाहिए। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि आप इस फाइनेंस बिल को 75 दिन में पास करोगे, लेकिन ऐसा जो लिखा हुआ है आपका, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है, और जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है उसका नाम दिया हुआ है हमने प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक रूल है, उसके हिसाब से आपको 75 दिन में फाइनेंस बिल पास करना होता है। ये थी आपके बजट की पूरी ये आपके पूरे बजट की समरी। समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होगा, बजट को लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में ही उस बजट को प्रेजेंट करेंगे। दोनों सदन में, लोकसभा में राज्यसभा में अपनी बजट स्पीच देंगे। उसके बाद फिर दोनों में जनरल डिस्कशन होगा, और लोकसभा में पहले फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे, पहले लोकसभा में आंसर देंगे, फिर राज्यसभा में जाएंगे, वो राज्यसभा में आंसर देंगे। मिनिस्टर दोनों सदन में जा सकता है। जनरल डिस्कशन हो जाएगा। जनरल डिस्कशन के बाद अब देखो, नेताओं को तो समझ नहीं आएगा कि बजट में क्या बवाल है ना। अच्छे खासे आप जैसे पढ़े लिखे लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हो जीएसटी में और जीडीपी में, है ना। तो वो बजट जो है उसे डिपार्टमेंटल कमेटी जो टोटल नंबर 24 है वो स्क्रूटिनी करेंगी, उसकी जांच पड़ताल करेंगी, उसमें अमेंड करेंगी, उसमें रिकमेंड करेंगी। बजट उसके बाद आएगा, फिर वोटिंग ऑन डिमांड लोकसभा में दोबारा वापस आ जाएगा। लोकसभा में ही खाली वोटिंग ऑन डिमांड हो सकती है। वोटिंग ऑन डिमांड क्या होता है
नवंबर में मिनिस्ट्री जो है वो अपने लिए पैसा मांगते हैं कि हमको पैसा दो पैसा दो पैसा दो, है ना। वो पैसा जो मांगते हैं कि आपको इतना पैसा देना है, वो उस पर वोटिंग होगी, हम इसको इतना दे दें, वोटिंग कर लो भाई। वोटिंग कहाँ होगी? खाली लोकसभा में होगी, राज्यसभा इसे डिस्कस कर सकता है, खाली वोट नहीं कर सकता, ठीक है। बजट पे भी राज्यसभा वोट नहीं करता, इस चीज को ध्यान रख लेना, है ना। लोकसभा में वोटिंग होगी, 26 दिन में वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट जो वो पास करानी जरूरी है। लास्ट दिन पे आपको डिस्कस करो चाहे मत करो, आपको पास करानी है। और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं गिलोटाइन। गिलोटाइन आपको ध्यान हो तो हमने क्लोजर मोशंस में पढ़ा था। गिलोटाइन का मतलब होता है आपने डिस्कस किया हो ना किया हो, आपको पास कराना है लास्ट दिन में, ऐसा क्या बोलते हैं? गिलोटाइन, ठीक है। हाँ जी, समझ आई? गिलोटाइन हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, लोकसभा में ही होगी। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब जो आपके अप्रैल मई 2 महीने थे, ठीक है, उसमें आपको खर्चा जो मिलेगा 1/6 मिलेगा। 1/6 जो आपका खर्चा होता है 2 महीने के लिए वो आपको मिलता है। 1/6 जो मिलता है आपको 2 महीने के लिए मिलता है। 2 महीने के लिए आप उसे पास करा लोगे। अब 2 महीने के लिए पास करा लोगे तो उसके बाद जो पास होगा, उस जो हमने इसका नाम दिया है वो नाम दिया है वोट ऑन अकाउंट। जो आपने 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा पास करवाया उसका नाम क्या दिया हुआ है हमने? वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट के बाद क्या होगा? उसके बाद जो आपके फाइनेंस रिलेटेड बिल होंगे वो सारे आप पास करा लोगे। 75 दिन में आपको पास कराने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट नहीं दी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बनाया है प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इसके हिसाब से 75 दिन में पास कराने होते हैं। ये है बजट की समरी, ये है बजट की समरी। इसके बाद कुछ ग्रांट्स बचते हैं, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। समझ लो बजट की समरी। हाँ जी, कल हाँ जी यार, देखो 2 बात है। चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, एक आध बुक से मैं भी ज़्यादा पढ़ लूँगा, है ना, क्योंकि अपन 6 लोग आओगे सारे पढ़ने। सब्सक्राइब नहीं करोगे, टाइम पास करने आ रहा हूँ, टाइम पास तो नहीं है, खैर पढ़ा रहा हूँ यार, दिल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं, टाइम पास है। लेकिन ये कि हम थोड़ा सा सेल्फ पर्पज है वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। तो उम्मीद है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर मैं देखो चैनल सब्सक्राइब का मतलब क्या है, कह के आपसे करवा लूँ जबरदस्ती, आपसे जबरदस्ती तो फिर क्या ही करवा लूँ, मान लो अपने दोस्तों से कह लूँ, किससे कह लूँ करवा लूँ, तो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन मुझे व्यूअर्स नहीं मिलेंगे, मुझे चाहिए व्यूअर्स, मुझे सब्सक्राइबर्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब करके खुद जाओगे, ये भी गारंटी है ना। और कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, कंटेंट में कमी नहीं हो सकती जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी तो देखो मैं ये नहीं कहता भाई मैं ये हूँ, है ना, निश्चित रूप से भी बहुत छोटा बालक हूँ, है ना, उम्र भी 21-22 साल है, ठीक है, 22 भी नहीं है, 21 ही है। तो ये भी नहीं है कि मैं मतलब कोई ज़्यादा पढ़ लिया या कुछ कर लिया, PhD भी नहीं हूँ, ठीक है। बाकी तो बहुत दुनिया में पढ़ी है, हाँ। लेकिन यूट्यूब पे जो आप कंटेंट देखते हो उसके लेवल में हो सकता है कि एक दो चैनल को मैं छोड़ दूँ, तो उसके अपेक्षा आपको थोड़ा बहुत सही लगने लगे ये सारी चीज़ें, है ना। तो मैं यार इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले थे हम? ग्रांट्स।
पहले टाइप लिख देता हूँ, समझ आ जाएंगे एक साथ सारे, है ना। बताओ समझ आई कि नहीं। लास्ट कोट ऑफ क्रेडिट चेक। छह टोटल, पहली सप्लीमेंट्री, दूसरी एडिशनल, तीसरी एक्सेस, चौथी पांचवी टोकन ग्रांट और एक्सेप्शनल ग्रांट, कोट ऑफ क्रेडिट। समझते हैं क्या क्या होता है। एक चीज समझो, सबसे पहले ये जो चीज समझ लो, ये जो सारी ग्रांट्स हैं ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है। करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि वर्तमान में जो आपकी फाइनेंशियल ईयर है वो सीधे सीधे हैं। वीडियो में बात चली गई तो मुझसे मत किया, ठीक है। यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो आपकी अब फाइनेंशियल ईयर चल रही है बजट पेश होने से, जिसमें आप जैसे मान लो अब कौन सी चल रही है यार, कौन सी चल रही है अब 2021-22, अभी 1 अप्रैल थोड़ी ना है, 2021-22 चल रही है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ये समझ के चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। सप्लीमेंट्री ग्रांट देखते हैं सबसे पहले। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है? सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब क्या है? मान लो आपने कोई एक नई स्कीम चलाई थी, आपने राशन स्कीम चलाई थी, मान लो कोई भी एक स्कीम में एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, राशन स्कीम चलाई थी कोरोना के टाइम पे, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, ठीक है। राशन स्कीम में आपने टोटल दिए थे 500 करोड़ रुपए, टोटल दिए थे 500 करोड़ रुपए साल 2021 और 22 के लिए, ठीक है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब ये जो 500 करोड़ है आपके खर्च हो गए नवंबर में, 500 करोड़ खर्च हो गए नवंबर में। स्कीम चलनी है आपकी मार्च तक, स्कीम चलनी है मार्च तक। अब आपको क्या चाहिए? कुछ पैसा एडवांस, कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी चाहिए इस स्कीम को चलाने के लिए। तो आपको जो एक्स्ट्रा मनी चाहिए, जो आपको एक्स्ट्रा मनी चाहिए, वो जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिलेगी सप्लीमेंट्री ग्रांट, उसका नाम होगा। जो स्कीम चल रही है उस स्कीम में मान लो उसमें वो पैसा जितना दिया था आपने वो पैसा खत्म हो गया। अब उस पैसे खत्म होने के बाद आपको वो स्कीम में नई स्कीम आपको आगे चलानी है, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है वरना बेइज्जती। तो उस स्कीम के लिए आप जितना एक्स्ट्रा पैसा देते हो उस फाइनेंशियल ईयर में, उसका नाम क्या होता है? सप्लीमेंट्री ग्रांट। उसका नाम क्या होता है? सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो क्या लिखूं मैं इसमें? एक लाइन में क्या लिखूं इसके लिए? एक लाइन में क्या लिख दूं इसके लिए? माता कमरा में चली जाओ थोड़ी सी, माता जी, ओ माता जी कमरा में चली जाओ, बाद में फिर आवाज चलेगी तुम्हें दिक्कत होगी। हाँ जी, क्या बोल रहा था? आवाज आ गई होगी, है ना। पारिवारिक माहौल होता है परिवार में, फैमिली से कभी लड़ना मत है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं चलती रहती हैं, लेकिन लास्ट में जाके जब समझोगे ना पता पड़ जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता। एक है ये सुसाइड बहुत चल रही है सब लोग पे, बहुत ज्यादा, मतलब हद होती है।
सुसाइड करने का कहीं ऐसे चले जाओ, रात को चोरी वोरी रोकने लगो, एक आध बदमाश को मार लो, मर जाओ, वहां पे मर जाओ। सुसाइड ही तो करनी है, मरना ही तो है जिंदगी में, ऐसे मरो फिर देश का भी भला हो। लेकिन मरो ही क्यों, सबसे बड़ी बात ये है। चीजों को समझो। देखो, दो चीज हमेशा मेरा मानना है, लाइफ को इतना इम्पोर्टेंट भी मत बनाओ कि लाइफ किसी दूसरे के कहने की औकात पर चलने लगे। ठीक है, लाइफ को इतना कभी इम्पोर्टेंट भी मत बनाओ कि लाइफ किसी दूसरे की कहने की औकात पर चलने लगे, और लाइफ को कभी इतना अनइम्पोर्टेंट भी मत मान लेना कि लाइफ का कोई उद्देश्य न रह जाए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ है, एंजॉय करो, डिस्ट्रॉय मत करो। ठीक है, और लाइफ में अगर आपको बीच में पैसा चाहिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट ले लो, अगर पैसा खत्म हो जाए आगे दोबारा से नई पॉलिसी शुरू करो। ठीक है, उस स्कीम के लिए आपको जितना अमाउंट मिला था उससे एक्स्ट्रा पैसा लेना, उससे एक्स्ट्रा मनी लेना। 500 करोड़ मिले थे, आपको 100 करोड़ और चाहिए, उसे क्या बोल देते हैं हम, सप्लीमेंट्री ग्रांट। बोलो यहाँ तक चीजें समझ आई कि नहीं आई? यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या बोल देते हैं, जब उससे आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। ठीक है, अब एडिशनल ग्रांट क्या होता है? एडिशनल ग्रांट क्या होता है, मान लो आपकी राशन स्कीम तो चल रही थी, ठीक है, राशन स्कीम चल रही थी। राशन स्कीम में पहले आपको खाली गेहूं मिलते थे, राशन स्कीम में पहले आपको खाली गेहूं थे, और गेहूं के हिसाब से आपको पैसा मिला था सरकार को, मतलब आप अब इस समय सरकार। लेकिन आपने बोला नहीं नहीं सर, गेहूं कम है, चावल और देने हमें चावल और देने, यानी कि न्यू सर्विस है, यानी कि ये न्यू सर्विस है जो आपकी ओरिजिनली तो थी नहीं स्कीम में, ओरिजिनली स्कीम में नहीं थी, न्यू सर्विस है। आपको न्यू सर्विस के लिए पैसा चाहिए, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, एडिशनल ग्रांट। उसे क्या बोल देते हैं हम, एडिशनल ग्रांट, यानी कि मनी फॉर न्यू सर्विस, मनी फॉर न्यू सर्विस। ठीक है, एडिशनल ग्रांट का मतलब उस स्कीम में वो सर्विस नहीं थी, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपया चाहिए, कुछ नई सर्विस ऐसी जो आपको पहले से पता नहीं था कि इस सर्विस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अब जरूरत है, उसके लिए आपको नया पैसा लाना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, समझे ये चीज? नहीं समझे? दो चीजें समझ में आ गई, एडिशनल ग्रांट। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर अपने घर वालों से रुपए लेने हो ना, पहले खर्च करियो, उधार करियो, दुकान वाले से, गोलगप्पे वाले से 500 रुपए के गोलगप्पे खाओ 2 महीने। गोलगप्पे वाला घर आएगा, घर आके रुपए मांगेगा, घर वाले की बेइज्जती ना हो, रुपए दे देंगे। यानी कि आपके रुपए पहले आपने खर्च कर लिए, फिर वो गोलगप्पे वाला आपके घर आया, उसने रुपए मांगे और आप वो रुपए दे देंगे। ठीक है, या आपने कहीं से लोन ले लिया, किसी बैंक से लोन ले लिया, बिना घर वालों को बताए हुए खर्च कर दिए, उसके बाद वो बैंक वाले घर आएंगे, ठीक है, मांगेंगे लोन आपसे, बेइज्जती आपके, आप लोन दे दोगे। सेम होता है एक्सेस ग्रांट में। एक्सेस ग्रांट में क्या होता है कि आप पहले खर्च कर लेते हो, यानी कि फर्स्ट एक्सपेंडिचर। जब आपने एक बार खर्च कर लिया, फिर आप जाते हो सदन में, अरे अरे सर पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, पैसा दो पैसा दो। सदन वाले बोलते हैं कैसे खत्म हुआ, वो बोलते हो गया। तो क्या करते हैं, आपके पैसे खत्म होने के लिए एक कमेटी से बोलेंगे कि भाई इसके पास पैसा खत्म हो गया है, आप इस पैसे को रिवाइज कराइए। ठीक है, और जो उस कमेटी का नाम होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, उस कमेटी का क्या नाम होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। वो उससे बोलेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, देखो इसने ये पैसे सच में खर्च किए कि नहीं खर्च किए। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी बताएगी कि हाँ सर खर्च किए हैं। फिर जो वोटिंग होती है इसकी, ओनली इन लोकसभा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सेस ग्रांट की।
आप बताओगे खाली लोकसभा को कि सर मैंने इतना खर्च कर लिया। डिसाइड कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी की आपको एक सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा कि हाँ सर पैसे इसने सही जगह खर्च किए हैं। हालांकि इसको बोला जाता है कि पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ, है ना। अब जब बंदे की मौत हो ही गई है, करते दो पोस्टमार्टम, क्या कर लोगे तुम, है ना। सेम जब इसमें पैसा खर्च हो ही गया है, क्या करोगे? मंत्री को तो आप जेल में डाल नहीं सकते कभी भी कि मंत्री ने पैसा खर्च कर दिया। भ्रष्टाचार हुआ नहीं है, करप्शन मामला है नहीं, पैसा खर्च हो गया है। आप बोलोगे पैसा कहाँ से खर्च कर दिया? उधार भी तो ले सकती है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री भी तो उधार ले सकता है ना। प्रधानमंत्री भी तो इस काम को कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? तो प्रधानमंत्री हो सकता है उधार ले ले। प्रधानमंत्री फिर बाद में से लोकसभा में लेके आएगा, बोलेगा पास कर दो, पब्लिक अकाउंट कमेटी से वो लिखवा ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। टोकन ग्रांट से पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें बोट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। टोकन ग्रांट से पहले बताऊंगा बोट ऑफ क्रेडिट। बोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मान लो अचानक कोरोना आ गया। बोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मान लो अचानक कोरोना आ गया। कोरोना के लिए आपको रुपए तो चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने रुपए चाहिए। आपको ये नहीं पता कि कितने रुपए चाहिए। अगर मान लो आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, पैसा है आपके पिताजी के पास, आप मान के चलो पिताजी के पास पैसा है, गरीब तो मैं किसी को मानते ही है ना। आपके पिताजी के पास, मेरे अलावा मैं खुद गरीब हूँ, है ना, बहुत गरीब है, घर वाले तो फिर भी नहीं देते गोलगप्पे खा, ठीक है। मान लो आपके पास पैसा है बहुत सारा, आपने अपने पिताजी से बोला कि मुझे ट्रिप पे जाना है जी गोवा, बैंकॉक चलो यार, गोवा ही क्यों चल रहे थे, बोले जी बैंकॉक जाना है। समझ गए पिताजी? बोले कितना पैसा चाहिए? बोले पता नहीं कितना खर्च होगा। तो उन्होंने एक चेक निकाला, क्लियर किया, आपको दे दिया, ब्लैंक चेक। पता नहीं है कितना खर्च होने वाला है, लेकिन खर्च होने वाला है इतना पता है। उस कंडीशन में उसे हम बोलते हैं बोट ऑफ क्रेडिट, यानी कि आपको एक ब्लैंक चेक दे दिया जाता है, आपको जितना खर्च करना है कर भाई, ठीक है, वो ब्लैंक चेक आपको दे दिया जाता है। बाद में पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, यानी कि पार्लियामेंट द्वारा आपको वोटिंग करानी पड़ेगी। ये जो चेक दिया जाता है किसको दिया जाता है? ये चेक जो दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है। चेक किसको दिया जाता है? एग्जीक्यूटिव। बोट ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया? खाली चेक देना है, गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। इसके अगर हम बात कर लें एक्सेप्शनल ग्रांट की। एक्सेप्शनल ग्रांट मतलब अपवाद है ही है, अपवाद है ही है, कोई दो बात नहीं है। कोई ऐसी सर्विस जो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं थी, लेकिन आपको रुपए गिन के देने हैं, आपको रुपए गिन के देने। बोर्ड ऑफ क्रेडिट में आपको रुपए गिन के नहीं देने, एक्सेप्शनल में आपको रुपए गिन के देने कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए। तो यानी कि फोर एक्सेप्शनल, लेकिन रुपए यहां आप गिन के दोगे, क्या बोल देंगे उसे? अगर आप रुपए गिन के दो रहे हो उसे बोल देंगे हम एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट। अब क्या है, आपके छोटे भाई के पास 500 रुपए हैं और वही 500 रुपए आपको चाहिए, उसके पास खर्च नहीं, उसने बोल दिया कि मैं तुझे दे दूंगा, डील डन हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब जब आप उससे 500 रुपए लोगे तो पार्लियामेंट है, एक मिनिस्ट्री से जब दूसरी मिनिस्ट्री में रुपए जाएंगे कुछ ना, या डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है, या सर्विस से दूसरी सर्विस में जब रुपए जाएंगे तो आपको क्या कराना पड़ता है? 1 रुपए का वोटिंग करानी पड़ती है, 1 रुपए पे, कि भाई 1 रुपए की वोटिंग कर लो कि हम इसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर आप 1 रुपया दे सकते हो तो बहुत सारा भी दे सकते हो। वो कहते हैं हाँ जी दे सकते हो, तो उसे हम बोल देते हैं टोकन ग्रांट, यानी कि आपको एक ग्रांट मिल जाती है टोकन 1 रुपए की फॉर्म में, ठीक है, कि हाँ आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है। और वो जो पैसा है इसमें कुछ नया एडिशनल अमाउंट नहीं देना होता, वो पैसा आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ये थी ग्रांट्स की समरी, ये थी ग्रांट्स की समरी, ठीक है। बोर्ड छोटा है यार, है ना, है तो है, 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 ठीक है जी। हाँ जी चलें, टाटा बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्विज मिलती रहेगी। अभी मुझे 1-2 दिन से थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, क्विज डेली आएगी। कब आए, रात के 12 बजे आए, रात के 2 बजे आए, वो पता नहीं मुझे, लेकिन आएगी पक्का, इतना पक्का है, ठीक है। तो करते रहो इस चीज को। ग्रांट मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होंगी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी समझ दे देता हूँ उसकी। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है? आपके पास कोई सर्विस पहले से ही थी, आपने उसमें कुछ जो एक्स्ट्रा मनी चाहिए, ठीक है, 500 करोड़ थे, आपको 100 करोड़ और चाहिए, यानी आप बीच में ही रुपए खत्म हो गए, उसके लिए आप क्या ले लोगे? सप्लीमेंट्री ग्रांट।
एडिशनल ग्रांट, आपको नई सर्विस है, मान लो पहले आप गेहूं दे देते हैं, वो आपको चावल भी देने हैं, उस नई सर्विस के लिए आपको जो ग्रांट लेनी है उसे क्या बोलते हैं? एडिशनल ग्रांट। एक्सेस ग्रांट मतलब आपने कर्ज ले लिया, कर्ज आपने खर्च भी कर लिया, लोन आपने खर्च भी कर लिया, आपके घर पे मांगने आ गए वो लोन, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सेस ग्रांट। यानी कि पहले एक्सपेंडिचर कर लिया आपने, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कमेटी से, पब्लिक अकाउंट कमेटी से आपको इसे साइन कराना पड़ता है, इसकी जो वोटिंग है खाली लोकसभा में होती है। टोकन ग्रांट क्या है? आपके पास पैसे, आपके छोटे भाई के पास पैसे हैं, पैसे बस इधर से उधर ट्रांसफर करने हैं, आप एक टोकन ग्रांट ले लीजिएगा कि हाँ जी हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या है? आपको नहीं पता कि इस साल हमें इस सर्विस के लिए कितने रुपए तो चाहिए, लेकिन कौन सी सर्विस है ऐसी, अचानक से कोई एक्सेप्शन हो जाए, अचानक से कहीं पर भूकंप आ जाए, ईश्वर ना करे, तो उस भूकंप के लिए आपको कुछ रुपए चाहिए होंगे, और जो आप रुपए लोगे वो लोगे आप एक्सेप्शनल ग्रांट की फॉर्म में, कि आप इतने रुपए हमें दे दो। बोर्ड ऑफ क्रेडिट क्या है? मान लो आपको पता ही नहीं है कि सर्विस में कितना रुपया लगेगा, कोरोना जैसे, है ना, तो उसमें आपको एक ब्लैंक चेक दे दिया जाएगा, और वो जो ब्लैंक चेक है उसका नाम दे दिया हमने बोर्ड ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है, केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और पार्लियामेंट के बाद जो भी नया टॉपिक होगा शायद सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी वो आप पढ़ लेना, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है नहीं, एक आध क्वेश्चन आ जाए उसे सुप्रीम कोर्ट से पहले 1-2 मिनट रिवाइज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट से हम संबंधित करेंगे, यानी कि जुडिशरी शुरू करेंगे। ठीक है, और वीडियो में आपको मजा आने वाला है, हर एक वीडियो में मजा आने वाला है, अगर आपका सपोर्ट भी साथ रहा तो और ज्यादा मजा आने वाला है, सपोर्ट साथ नहीं रहा तो कुछ दिन में देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, तो चलते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए, हर एक टेलीग्राम चैनल पर, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक फेसबुक ग्रुप में, अगर आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपकी कुछ फीडबैक है तो आप वो फीडबैक भी दे दीजिएगा, भाई ये चीज़ ऐसा था, ये चीज़ ऐसे हो सकती है ना, वो आप फीडबैक दे दीजिएगा। शकल के ऊपर फीडबैक मत दीजिएगा कि शकल खराब है, वो चीज़ नहीं चलेगी, है ना, कंटेंट के ऊपर फीडबैक आप दे सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।